सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आज हम लोग फनल रिवीजन करेंगे। पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये फनल रिवीजन। बहुत ही मस्त क्लास होगी आज आपकी, और जितने भी साथी हैं वो सभी लाइव आ जाएं। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आज की क्लास से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि टेस्ट में से पहले रिवीजन जरूरी होता है। तो उस चीज को भी मैंने देखिए फॉलो कर दिया है। टेस्ट के साथ रिवीजन बेस्ट रहता है, और ये रिवीजन अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिव्यू हो जाएंगे। रिव्यू इन द सेंस बहुत सारे क्वेश्चंस मन में सेट हो जाएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन हमें तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। जो साथी इसको ज्वाइन करेंगे उनका बेनिफिट निश्चित तौर से तय है। तो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी, सभी साथियों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आ रही ना आवाज? सभी के पास मेरी वॉइस पहुंच रही। जितने भी साथी हैं आ गए हैं, एक बार अपने अटेंडेंस को जाहिर कर दें कि कौन कौन आ चुके हैं, कौन कौन आ चुके हैं। जी शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं और ये हमारी आपके सामने है। देख रहे होंगे हम लोग एक एक टॉपिक से बातें करते हुए चलेंगे, और थोड़ी थोड़ी मतलब हम आपसे डिस्कशन, क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस जरूर होगा, लेकिन ये एमसीक्यू बेस क्वेश्चन भी हमारा अपना अलग हट के होगा। मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस के बेस पर। यानी कि हम आपसे क्वेश्चन बेस एमसीक्यू बनाएंगे, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट एग्जामिनेशन में जो आप कल देंगे बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको हमें यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि हमें किस चीज पर पढ़ तो पूरा पीजीटी के लिए ऐसा तो है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पीजीटी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो पढ़ना ही पड़ेंगी, वो हमें जानकारी यहां से मिल जाएगी। समझ गए? चलिए, बिना टाइम खराब करे हुए, सिर्फ आज क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे, आज हम पूछेंगे और आप देंगे हमें जवाब। तो हमारा ये आज का फनल रिवीजन आपको बहुत ही बेनिफिट देगा इस सुपर 60 के टेस्ट में। सबसे पहले चैप्टर हमारा आपके सामने है, और ये चैप्टर कौन सा है आपको दिख रहा होगा कि ये चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। यानी कि छोटी मोटी चीजों को मैं नकारते हुए चल रहा हूं, मैं यहां आपको बताने की कोशिश करूंगा जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन होती है वो किसके बराबर होती है। तो यहां पर आपसे थोड़ी सी हटके मैंने आज बात की है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन जो होती है, स्ट्राइकिंग फोटोन किसके बराबर होती है ये बताएंगे आप। ये आपको पता होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। जी, ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी तो भाई न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, ये आप जानते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब आप बताते चलिए वर्क फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, आपको एच न्यू पता ही है ना, ये पता है वर्क फंक्शन एच न्यू इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, एच न्यू इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम इलेक्ट्रॉन का है वी स्क्वायर। यही है ना, यही है, बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज है, हम वर्क फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू यहां पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया बात? आप हमें बताइए, अब जवाब आपको देना है, ध्यान से हमें जवाब देते रहिएगा। ये बताइए कि लाइमन सीरीज किस उसमें आती है? लाइमन सीरीज जो है स्पेक्ट्रल रीजन क्या है? लाइमन का जो है वो स्पेक्ट्रल रीजन क्या है? स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा होता है बताएं?
स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा होता है? जी वेरी गुड, शाबाश। लाइमन का होता है अल्ट्रा वायलेट। अब आज जवाब देंगे, देखिए एमसीक्यू नहीं, टाइम खराब नहीं करूंगा इसलिए बचा रहा हूं आपके टाइम को। आप बताइएगा बामर किसका होता है? फटाफट, ये सुपर सीरीज का बहुत ही जबरदस्त स्पेक्ट्रल रीजन बामर का, फटाफट बता दी जल्दी से। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे जो कुछ बोलना है। विजिबल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर जवाब, आप ऐसे ही देते रहिए। विजिबल रीजन है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन और यहीं पर मैं दाग रहा हूं आपके लिए, फंड किस में आता है? पी फंड रीजन किस में आता है, जिसे आप फंड रीजन बोलते हो? ये फंड सीरीज किस में आती है, ये आप बताएं। स्पेक्ट्रल रीजन किसका आता है? फंड किस में आती है? फंड आती है आपकी आईआर में आती है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। आप क्वेश्चन आज नहीं पूछेंगे, आज मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए आप बिल्कुल शांति के साथ हमें सुनते रहिएगा, ठीक है? बिल्कुल। देखिए यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने एक फार्मूला, ये तो ऐसे करके मैं पॉइंट बनाता चल रहा हूं, ये हमारे लिए पॉइंट है जो हमारे रिवीजन में बहुत मदद कर रहे हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर मैं आपसे पूछूं, ये फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ये जो फार्मूला लिखने जा रहा हूं, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आप ये बताएंगे ये ए की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? ए क्या पुट करें? ए नॉट इज इक्वल टू क्या पुट करें? ए नॉट इज इक्वल टू क्या पुट करें? आपको फार्मूला पूरा कंप्लीट करना है इसको, तो आपको पता हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, नहीं 0.05 जी, जीरो आपने नहीं लगाया, जीरो लगाइए। 0.529 है ना? 0.529, ठीक है ना? इंटू एन स्क्वायर, जी ठीक है, अपॉन जेड। कोई बात नहीं, आपने नहीं लगाया, उसके मैंने पहले जीरो की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था, और कोई बात नहीं, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बताइएगा कि अगर मान लीजिए हमें कहीं पर भी, सपोज कर लेते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल। अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या फार्मूला होगा? फार्मूला आपने बता दिया है, n(n-1), ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n, ठीक है, फिर आपका ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, यही होता है, यही होता है जी। तो अगर फिफ्थ से है तो 5 में से घटा दीजिए, टोटल 10 आ जाएगा, यानी 5 ये हो गया, 5 माइनस 1 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 10। ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है नीरज जी, आपको भी ये पता होगा और हमें भी ये पता। देखिए हम केवल टू द पॉइंट आज बात कर रहे हैं आपसे, बहुत लंबी बात आज आपसे नहीं कर रहा है। अब इसी के बाद हमें बताइएगा, सही है ना? हम एमसीक्यू बनाएंगे, समय लगेगा, इससे अच्छा हम आपको रिवीजन आपके ढंग से सभी चैप्टर करा देंगे, थोड़ी थोड़ी बातें सभी से टच कर देंगे। अब ये बताओ, एंगुलर नोड, अगर हम लोग बात करते एंगुलर नोड, और आपने पढ़ा होगा, एक तो एंगुलर नोड होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर नोड को? ठीक है, बताइएगा। एंगुलर नोड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, एल से। और आपने सुना होगा, अगर हम इसको, हाँ जी, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हम लोग एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताइएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम भी कह सकते हैं एंगुलर की जगह जी।
देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियल नोड में नहीं पूछ रहा हूं, अभी नोड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी एंगुलर नोड एल हो गया, रेडियल नोड बाद में बात होगी, वो बाद में। एंगुलर मोमेंटम को बताइएगा, ठीक। याद आया कुछ, याद आया कुछ? अंडर रूट मैंने दोनों में लगा दिया है। अब याद आया, यहां पर h अपॉन 2 पाई, यहां पर भी h अपॉन 2 पाई जी, ब्रैकेट में l प्लस 1 यही होता है, यहां s और यहां s प्लस 1 यही होता है ना। यस, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। समझ में आया बात आपको? नहीं जी। इसी तरीके से नोड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, देखो कितना बढ़िया रिवीजन, आपको मेन टॉपिक ही केवल रिवाइज हो रहे हैं। रेडियल नोड कैसे, टोटल रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं बताना जरा जल्दी से। n-l-1 फार्मूला होता है। टोटल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दो जल्दी से, टोटल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नोड के लिए n-1 होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप कह सकते हैं जी, ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। इसी तरीके से ये इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये बताइएगा कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम बता दीजिए, ठीक है। अब आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, चलिए आपकी बात रख लेते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर dz ऑर्बिटल, dz ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना निकल करके आएगा बताइए जी, जल्दी बोलिए फटाफट, समय कम है, ज्यादा रिवीजन कराना है मुझे जी, बोलिए फटाफट। 0 0 आएगा, क्यों आएगा 0? 0 क्यों आएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू क्या होती है D के लिए? 0 कैसे जगमोहन जी आएगा? मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन जी, जी बिल्कुल सही, यानी कि अगर मैं यहां पर, ठीक है, ठीक है, 0, देखिए यहां पर करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, नोड 0 होता है, ठीक है। आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। अगर यहां पर देखें तो बीच में एक जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर 0 होती है जी। एक इक्वेशन आज आप नहीं पूछेंगे, आज मैं ही पूछूंगा, ध्यान देना। एक इक्वेशन का नाम है, देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन का नाम क्या है? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई। ये इक्वेशन रॉन्ग है या राइट है? ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, मैं ये पूछ रहा हूं। ये श्रोडिंगर है तो मैं ही बता रहा हूं, दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग? यहां पर ये रॉन्ग इक्वेशन है, वेरी गुड, शाबाश। ये रॉन्ग इक्वेशन है, जल्दीबाजी में अधिकतर लोग इसे, ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग इक्वेशन है। राइट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, आया ना मजा? e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपकी राइट हो गई, ये ध्यान दीजिएगा, राइट हो गई, क्लियर। जरा सी चूक आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बैठे रहिए, हम आपको बहुत कुछ चीजें यहां पर बताएंगे। ये बताइए कौन सा हमारे पास में जो है वो क्वांटम नंबर का कौन सा सेट सही है, राइट यानी करेक्ट सेट कौन सा है? करेक्ट सेट बताइएगा, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका, करेक्ट सेट बताइएगा।
यहां पर मैं n लिख देता हूं, यहां l लिख देता हूं, यहां पर m लिख देता हूं, यहां पर s लिख देता हूं। सेट यहां पर बनाऊंगा, जो सेट सही हो बताना। ए वाला सेट हमारा है, n की वैल्यू 1 ली, यहां पर हमने p ली, ठीक है, करेक्ट सेट ढूंढना है। यहां पर 1 p ली, यहां पर l की वैल्यू हमने, सॉरी p लिख ही दिया मैंने, यहां पर n 1 लिया, l भी मैंने 1 लिया, m यहां पर मैंने 0 लिया, और यहां पर मैंने ये ले लिया आपका प्लस हाफ। उसके बाद बी वाला मैंने सेट लिया, n की जगह पे 3 लिया, यहाँ 0 लिया, यहाँ 0 लिया, यहाँ प्लस का हाफ लिखा। सी सेट मैंने लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर आपका प्लस हाफ। तीनों में कौन सा इक्वेशन जो है वो सही है? तीनों में कौन सा करेक्ट इक्वेशन है जी बताइए, करेक्ट सेट बताइए कौन सा है? करेक्ट सेट हमारा बी वाला है, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में खासकर पूछे जाते हैं, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है सना, उसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये जो लैप्लेसियन ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू आपने पूछी है, तो यहीं पर लिख देता हूं, जो होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है, जो एक्स वाई जेड एक्सिस पर मानी जाती है। यहां पर जो v है, इसकी वैल्यू कोई बताएगा हमें। जो v दे रखा होता है, v पोटेंशियल v दे रखा है, इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो बताइए। इसकी वैल्यू होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी समय एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये बात ध्यान देना। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, बताइएगा ध्यान से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन ऑपरेटर, और एक हम लिख रहे हैं यहां पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जी बताइए इसमें से, इसको हम लोग दो वैल्यू यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, एक लिख रहे हैं डेल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर एक लिख रहे हैं हम एच कैप, ठीक। बताइए दोनों में कौन क्या है, बोले। यानी कि हम, ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है और ये ऐसे है, यही तो राइट है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक चीज और बता दीजिए यहीं पर, एक चीज और बता दीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी, जो, अगर मैं कहूं एक हमारे पास साई है, ठीक है, और एक हमारे पास साई स्क्वायर है, दोनों का अधिकतर पूछ लेते हैं कि साई क्या है। तो साई आप बताएंगे कि साई क्या है सर? ये है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई क्या है? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना जी। ये सिग्निफिकेंट है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, ये है यहां पर नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, याद रखना, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। और अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मतलब है साई स्क्वायर किसी भी पॉइंट पर निकालें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। साई स्क्वायर जो होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, शाबाश, ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पर आप एक चीज और भी कह सकते हो कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है उसी को हम ये बोलते हैं। तो छोटा सा रिवीजन, जबरदस्त तरीके से रिवीजन चल रहा है आपका। अब आपसे मैं अगर ये कहना चाहूं, छोटा सा एक काम और आप कर दीजिए। अगर यहां पर आपसे ये कहा जाए कि ये मैंने एक ग्राफ खींचा है इस तरीके से, और यहां मैंने ये ऐसी कंडीशन बना दी है, यहां मैंने साई लिख दिया, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया, सपोज कर लेते हैं कि रेडियस लिख देता हूं आर, और एन एम लिख दिया यहाँ छोटा सा, यहाँ फंक्शन मान लीजिए। बताइए ये किसका है? अगर मैं इसे किस ऑर्बिटल के लिए बनाऊंगा सर? ये सब वीडियो जो है आपकी लाइव सेशन में रहती है, लाइव में रहती है। जी बताइए, लाइव में मिलेगी आपको। रेडियल वेव फंक्शन की मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये किस ऑर्बिटल के लिए? 1s के लिए। वेरी गुड, शाबाश, 1s के लिए। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लेता हूं, यहां पर बताएंगे कितना नोड है। नोड बताइए कितने बन रहे हैं यहां पर? ये किसके लिए है? ये किसके लिए? जल्दी बोलिए फटाफट। ये किसके लिए है? सेम कंडीशन पर ये 2s के लिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी, बहुत मस्त। अगर मैं ऐसे कर देता हूं, केवल हिप ऊपर लाके छोड़ देता हूं, तो ये किसके लिए है बताएंगे? ये किसके लिए है? यहां पर नोड बना ही नहीं, यहां नोड बना ही नहीं है। एक नोड यहां पर है, यहां पर एक नोड है, ये वाला, ये नोड आपको दिख रहा होगा एक, ये आपका 2p के लिए। शाबाश, बहुत सुंदर मंजीत, तैयारी आपकी बहुत मस्त है, शाबाश, बहुत सुंदर। अब आप चलें इसी कंटिन्यूटी में, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगा कि अगर सिंपल वे में आपसे ये पूछा जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपने आप प्रिपेयर करिएगा जो आपके लिए जरूरी है। अगर आपसे ये कहें कि अगर एक मैंने एनो ले लिया, एनो ले लिया, ठीक है, और एक मैंने यहां पर CN ले लिया, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बताइएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस और नो? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चन भी संभावित हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एक ये बताइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू ओ वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोहर की इक्वेशन बोलते हैं? बोहर्स इक्वेशन कहलाती है, या फिर डी ब्रोगली कहलाती है, या फिर डी ब्रोगली कहलाती है? जी बताइए, ये डी ब्रोगली कहलाती है। प्रीति ने पूछा कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? इसमें इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसमें 8 हैं, टोटल हुआ 15, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, और एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ो, 8 से 14। नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जी, ध्यान हम भी नहीं दिए। आपने 8 7 यहाँ हो गया आपका 6 और 6 12 13 14 हुए टोटल। सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये जी, ये फॉल्स स्टेटमेंट था, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट था जी। ठीक ठीक, सही है, आपने टोका और आपने आंसर दिया, हमने भी जोड़ा नहीं जी। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आप थोड़े से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं फटाफट दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अब आप देखेंगे आज हम आपको फटाफट थोड़ी बातें बताएंगे पीरियोडिक टेबल की। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जबरदस्त रहेगा। अब आप हमें ये बताएं कि अगर हम आपसे पूछें कि ये जो ऑक्साइड में लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा टिपिकल मतलब चलूंगा, ये बताइएगा कि जो ऑर्डर है, यहां पर मैंने लिथियम लिया, लिथियम का जो आयनेशन पोटेंशियल कम है बेरिलियम से, बेरिलियम का कम है बोरॉन से, बोरॉन का कम है कार्बन से, कार्बन का नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है? क्या सही लिखा है, राइट और रॉन्ग? इतना बताइए, ये राइट है या फिर रॉन्ग है? राइट है, रॉन्ग है? क्या होना चाहिए? फॉल्स है। इसमें हम अगर ऐसे लिखें Li, यहां बोरॉन लिख देते हैं, यहां बेरिलियम लिख देते हैं, यहां कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, ये बताइए ये भी रॉन्ग है क्या?
ये रॉन्ग है, राइट है। फटाफट आप जवाब देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे, स्पीड में रिवीजन हो जाएगा आपका। जी बोले, ये आपका राइट हो जा रहा है, ठीक, ये राइट है, ये राइट है, वेरी गुड, शाबाश, ये हमारा राइट है, ठीक। तो इसका मतलब है हम लोगों को अपने आयनाइजेशन पोटेंशियल पर भी विशेष तौर से ध्यान देना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं फ्लोरीन की, क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन, ये सही ऑर्डर लिखा है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये सही लिखा है, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सबसे ज्यादा है, ये फ्लोरीन है, ये आपका ब्रोमीन है और ये आयोडीन, अब बताइए ये क्या राइट है रॉन्ग है? ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है, ठीक है, समझ गए? अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर बेसिक ऑक्साइड पूछ रहा हूं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इनमें से बताइएगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक, इसको मैं ए दे रहा हूं नाम, इसको मैं बी दे रहा हूं, इसको मैं सी दे रहा हूं नाम, जो आंसर सही होगा वही आप ए बी सी बोलते रहिएगा, ठीक है? बताइए, सॉरी, ये बताइए ये जो ऑक्साइड मैंने लिखा है ये कैसा है? ए है, बी है, ए है, बी है कि सी है? बोलिएगा, ये कौन सा है, कैसा ऑक्साइड है? ये कैसा ऑक्साइड है? ये कैसा ऑक्साइड है? ये वाला बी ऑक्साइड है, ये वाला आपका, यहां पर एक ऑक्साइड और बढ़ाना है, न्यूट्रल, रुक जाइए, एक ऑप्शन और बढ़ाता हूं, न्यूट्रल, इसे डी में अब बोल देता हूं, अब बोलिए जी, अब यहां बोलिए B2O3 Al2O3 Na2O, रुक जाइए, CO हमारा जो है वो D है, CO हमारा D है, ठीक है। NO कैसा है? NO भी D है, NO बोलिए, NO भी हमारा D है। B2O3 Al2O3 Na2O हमारा A हो गया। B2O3 एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है? B2O3 और Al2O3 दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड में गिने जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में गिने जाते हैं, ये हमारा एम्फोटेरिक है, और B2O3 को भी एम्फोटेरिक में ही गिना जाता है, ठीक है। एसिडिक बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक माना जाता है कि एम्फोटेरिक माना जाता है, बताइए? यस, B2O3 मैंने अभी तक एम्फोटेरिक की जानकारी है, आप चेक करिएगा इसे एक बार, ठीक है। चलिए और ऑक्साइड बताइए, Cl2O7 कैसा ऑक्साइड है? Cl2O3 Cl2O7 बताइए, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, शाबाश। SO2 हमारा कैसा ऑक्साइड है? MgO हमारा कैसा ऑक्साइड है? ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है, ठीक, ठीक है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। एक मैंने यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट बात भी है ये। एक मैंने लिखा यहां पर S ब्लॉक, यहां लिखा P ब्लॉक, यहां लिखा D ब्लॉक, यहां पर F ब्लॉक, यहां लिखा मैंने आपका N-2 N-2 F1 to 14 N-1 D1 और NS2। दूसरा मैंने लिखा यहां पर N-2
1, D 1 to 10, NS 1 और 2। तीसरा लिखा मैंने NS2 NP 1 to 6। चौथा लिखा मैंने N-2 1 to 14, N-1 D 0 और 1 NS2। नेक्स्ट लिखा मैंने NS1 और NS2। इनमें आप मैच कर पाएंगे, इनमें आप मैच, मैं इस समय कोई डिस्कशन करने के मूड में नहीं हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पहला वाला ये किसको मैच करेगा। जी ये कॉलम 1 मान लेते हैं, कॉलम 1 मान लेता हूं, इसे कॉलम सेकेंड मान लेता हूं। चलिए ऐसा कर देता हूं, इसे कर देता हूं A, इसे कर देता हूं B, इसे कर देता हूं C, इसे कर देता हूं D, इसे कर देता हूं E, A B C D E, इसे कर देता हूं 1, इसे कर देता हूं 2, इसे कर देता हूं 3, इसे कर देता हूं 4। जी बताएं 1 का ऑप्शन क्या होगा? S। 1 का ऑप्शन होगा E, 1 का E हो जाएगा। 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका C, 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका B, और 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका D। पहला वाला जी, समझ गया ना? चेक कर लेंगे आप, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सही, ठीक है, कर लेंगे आप, कर लेंगे इसे, इसका मतलब है हो जाएगा ये बात। अब आप ये बताइएगा, कोई नहीं, आप इसे चेक करिएगा आराम से, हो जाएगा आपसे। उसके बाद आप ये बताएंगे, जो अगर मैं आपसे छोटी सी बात ये कहूं, जो हमारा आयनिक ट्रेंड होता है, यानी कि आयनिक रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस, इस आयनिक रेडियस में अगर हम एक ऑर्डर की बात करें, जैसे Na+ लिया मैंने, Al ट्राई पॉजिटिव लिया, Mg डाई पॉजिटिव लिया, इनको अगर मैं लगाने की कोशिश करूं तो इनको हम लोग कैसे लगाएंगे? ठीक है, इनको लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसपे चार्ज कम होगा। जी, जिसपे आपका, जैसे सिंपल सी बात कहें, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप आंसर आप बताइए, चलिए हम तो बताते ही रहते हैं, आंसर आप बताइए, बड़ा साइज किसका होगा? ठीक, Al Mg Na, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि सबसे छोटा साइज Al ट्राई पॉजिटिव का, उससे बड़ा Mg डाई पॉजिटिव का, वेरी गुड, उससे बड़ा Na पॉजिटिव का होगा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर आपसे यही मैं एक ट्रेंड ये कर देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास में N ट्राई नेगेटिव है, इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है, फिर हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव है, इसमें अगर मैं बात करूं तो जरा बताएंगे आप, इसमें साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगेगा? यानी कि अगर N नेगेटिव को कहें तो सबसे बड़ा, O डाई नेगेटिव और F नेगेटिव, ये ऑर्डर लगना चाहिए यहां पर। जी, ये ऑर्डर मैंने जो लिखा है ये सही ऑर्डर है, सही ऑर्डर है, ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर। इसी के साथ आप बताइए, लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज? कौन सा ऐसा फैक्टर है इनके बीच में, कौन सा फैक्टर है बताएं? तो आंसर इसका क्या आना चाहिए? डायगोनल रिलेशनशिप आना चाहिए, डायगोनल रिलेशन आना चाहिए इनके बीच। जी, ठीक है, शाबाश। ये बताएं कि अगर हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में चलते हैं, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज
सिमिलैरिटी इन रेडियस कहां मिलती है? सिमिलैरिटी इन रेडियस कहां पर मिलती है? जी बोले। कुछ पॉइंट ही डिस्कशन कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। सिमिलैरिटी रेडियस की कहां पर मिलती है? इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। थर्ड में ही रहना है, थर्ड में ही रहना है। आप आगे चले गए, आप ग्रुप पीरियड में, आप पीरियड में बदल गए ना। यस, अगर आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यहां रहिए ना आप मिडिल में। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, यहीं से वेरिएशन आता है। ठीक है, यहां पर जैसे यहां से स्टेबिलिटी मिल जाती है, यहीं से कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। कॉपर जिंक तो बढ़ जाता है, कॉपर जिंक बढ़ जाता है। आयरन होता है, एफ लिख गया धोखे से, यहाँ आयरन। मैंगनीज से शुरुआत करता हूं मैं और जाता है निकिल तक, इतना हिस्सा लगभग नियरली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मैंगनीज से की बात हो रही, तो मैंगनीज तक भी आप बोल सकते हो कि डिक्रीज होता है। ये यहां से यहां डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं। आयरन से ही मानिए आप, कांस्टेंट मान लीजिए, नियरली कांस्टेंट होता है। और ये एंड में जाकर के इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, डी ऑर्बिटल में जो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो डी के डी जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं? कलर्ड रीजन क्या है? डी टू डी ट्रांजिशन, और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, दोनों याद रखे ना, दोनों टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। एक छोटा सा फार्मूला और बता दो मुझे, एक मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ये इसका नाम बता दीजिए बस। चाई सी माइनस चाई एच, ठीक है, बराबर 0.208 अंडर रूट डेल्टा। ठीक है, बता दीजिए, इस फार्मूले का नाम बता दीजिए बस। इसको हम लोग पॉलिंग स्केल, वेरी गुड, शाबाश, इसको हम लोग पॉलिंग स्केल बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मजा आ रहा है ना रिवीजन में? ये बताओ, रिवीजन में मजा आ रहा है? चाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, साथ ही साथ डिवाइड कर देते हैं 2 से। जी बताइए, ये किसके लिए यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं? मूलिकन, वेरी गुड, शाबाश, मूलिकन स्केल बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मूलिकन स्केल बोला जाता है। ठीक, एक चीज और बता दीजिए जल्दी से हमें, फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। अगर हम लोग ये बोलें कि B2O3 है हमारे पास, एक हमारे पास में CO2 है, एक हमारे पास में N2O3 मान लेते हैं, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? मोस्ट एसिडिक बताइए, मोस्ट एसिडिक कौन है इसमें से? मोस्ट एसिडिक बता दीजिए जल्दी से, फटाक से। N2O3, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से हमारे पास में B2O3 है, Al2O3 है, Ga2O3 है, In2O3 है, और Tl2O3 है। सबसे मोस्ट बेसिक कौन होगा इसमें? मोस्ट बेसिक बताइए, मोस्ट बेसिक इसमें कौन है? ये है Tl2O3। ठीक, शाबाश। चलिए अब हम इसी के साथ थोड़ा और देखिए, सही है बिल्कुल, टू द पॉइंट पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा।
नज़र भी हमारी बरकरार हो जाएगी। अब आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपके लिए जो पेपर सेट किया, अगर कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद के सेट किए हुए हैं, इन केस अगर एरर फॉन्ट में आ सकती है बस, और कहीं नहीं आएगी, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। चलिए अब हमें इतना बताइए कि ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, जल्दी जल्दी से काम कर रहे। कोऑर्डिनेट एग्जाम्पल बता दीजिए, जी बोलिए, समय हमारे पास है, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। कोऑर्डिनेट, दोनों एग्जाम्पल आपके सही हैं। एक तो NH4Cl भी है और आपका कॉपर सल्फेट .5H2O भी है, दोनों ही सही है, दोनों सही है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद आपको हमें बताना है कि अगर हम आपसे पूछें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि CHCl3 और CCl4 में से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, बोलिए। विच वन इज पोलर, विच वन इज नॉन पोलर? ये वाला पोलर है, शाबाश, और ये वाला आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर। बताइएगा इन दोनों में कौन गैस है कौन सॉलिड है? इनमें से एक गैस है एक सॉलिड है, जी बताएं, फटाफट बोलिए। ये गैस है और ये आपका सॉलिड है, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से आप बताइए, एक फार्मूला में लिख रहा हूं, FC इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ S, ये किसका फार्मूला है? ये किसको कैलकुलेशन में मदद करता है? बोलते रहिए, ये किसकी कैलकुलेशन में मदद करता है, जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, ये फार्मूला फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में काम आता है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप एक चीज और बता दीजिएगा, एक हमने यहां पर मॉलिक्यूल लिया है CH4, यहां पर ये CH4 लिया, ये मैंने यहां पर NH3 लिया, ठीक है, ये मैंने यहां पर H2O लिया, ये मैंने यहां पर XeF2 लिया, ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी अभी नहीं करिएगा, जो मैं पूछूंगा तब बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने XeO3 लिया, इसके बाद मैंने XeF4 लिया, शेप बतानी है, पहला शेप बोलिए, शेप, फर्स्ट शेप बोलिए जल्दी से, शेप बोलिए, कैसी होती है ये टेट्राहेड्रल ही होती है, ये बोलिए। दूसरी सेकेंड अमोनिया की बोलिए शेप, पिरामिड शेप, ठीक है, पिरामिड, ये बोलिए बैंड, ये लीनियर, ये पिरामिड, ठीक, शाबाश, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। एक और बता दो, SF6, ये बताइए बेटा, पानी दे दो गिलास में, SF6 बताइए, ऑक्टाहेड्रल,
ठीक, ठीक है, समझ में आ गया आपको, सही लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप हमें ये बताएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, एंगल और हाइब्रिडाइजेशन भी इनकी पढ़ लीजिएगा। एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा आपको यहां पर। अब यहां पर ये बताओ कि अगर हम लोग ये कहें, अगर हम लोग ये आपसे कहें कि LI इज ग्रेटर देन, दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। LI स्मॉलर देन लिखें, LIBR स्मॉलर देन LICL स्मॉलर देन LIF। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ऑर्डर को मिटा देता हूँ जी। अब बताइए, विच वन हैज द अरे पानी थोड़ी नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर, LI का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, ये इसी ऑर्डर में है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में बोल सकता हूं। ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा रूल लगा यहां पर, कौन सा रूल लगा? फजान रूल की बात हुई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, फजान्स रूल। बहुत अच्छा लग रहा है ना रिवीजन, ये बताओ यार, सब लोग बताओ, मिलके बताओ, सही महसूस हो रहा है। अब यही मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर इसी को मैं लिखता हूं LIBR LICL और LIF, मेल्टिंग पॉइंट की बात करके बताइए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा होगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा? ये मोर कोवेलेंट, ये मोर आयनिक, तो यहां तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर ऑर्डर ये इंक्रीजिंग हो गया मेल्टिंग पॉइंट का, मतलब ये ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का ये हो जाएगा। ये मोर कोवेलेंट है ना, मोर कोवेलेंट है, मोर कोवेलेंट है, और ये मोस्ट आयनिक है, मोस्ट आयनिक है। तो यहां तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड, शाबाश। ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तैयारी इससे ज्यादा बढ़िया हो जाएगी आपकी। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सिंपल वे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे पूछने की कोशिश करूं कि एक मैंने कंपाउंड NaCl लिया, एक मैंने MgCl2 लिया, एक मैंने AlCl3 लिया। अब आप बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पर ज्यादा है? विच वन हैज द हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, मोर कोवेलेंट ये होगा ना, मोर कोवेलेंट, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मोस्ट कोवेलेंट, मोस्ट कोवेलेंट है यहां पर, और यहां लीस्ट कोवेलेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं इससे हो रही है आपको, तकलीफ तो आपको नहीं हो रही है? चलिए, वेरी गुड। ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत सिंपल में मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा नेफ्थलीन है, ये हमारा नेफ्थलीन बना हुआ है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा बेंजीन है, इसमें कितने पाई हैं और कितने सिग्मा हैं, दोनों में बताइए। यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड की बात हो रही है, यहां पर बॉन्ड है, यहां पर भी बॉन्ड है, जी बोलिए।
यहां पर आपके 12 सिग्मा है और यहां पर 3 पाई है, आपको अच्छे से पता होगा। बहुत सुंदर। अब आप एक चीज और बताइए, यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि BeF2 में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं? BeF2 में कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हैं? SF2 में टाइम लगेगा, चलो तुम हमारा टाइम लगेगा आज। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताइए। यहां पर लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं। ठीक, यहां पर दो लोन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। ठीक, याद रहेगा आपको? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए शेप SF4 की कैसी होगी, SF4 की शेप बताइए। सीसो। ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक, अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे करिएगा जो आपके लिए जरूरी हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब आप थोड़े से हमें एक चीज और बता दो, वो भी हम क्लियर कर लें। बॉन्ड ऑर्डर में अगर मैं आपसे कहूं कि O2 और N2 में कौन डाया है और कौन पैरा है, एक तो ये बता दीजिए मुझे। O2 प्लस और O2 और O2 माइनस में मोस्ट स्टेबल कौन है, यानी कि इसमें आपको स्टेबिलिटी, ये पैरा है, ये आपका डाया है। बिल्कुल शाबाश। O2 प्लस O2 और यहां मोस्ट और लीस्ट, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा और ये आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। यही तो है। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, CN का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, CN नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? जी बोलते रहिए। CO का 3 आता है, NO का बताइए 2.5 आएगा। NO का बताइए, CN का 3, ऐसे नहीं बोलिए, लिख करके बोलिए। NO का 2.5, ठीक। CN नेगेटिव का बोलिए 2.5, CN नेगेटिव का 2.5। ठीक, चलिए इसके बाद एक चीज और बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा? KHF2, KHCl2, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? CN 3 आएगा, CN नेगेटिव 3 आएगा ना, 8 और 6 14, हाँ 3 आएगा CN नेगेटिव। ठीक है, 3 आएगा। फिर ये CN का, फिर ये वाला सही करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 6 और 7, 6 6 12 13, ये 2.5 आएगा। 2.5, 8 और 7 से 14 15, ये सही है। ठीक, KHF2 और KCl2 में कौन एग्जिस्ट होगा, कौन नहीं होगा? ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ये HF2 नेगेटिव आयन देगा, और ये आपका HCl2 आयन जो होता है वो होता ही नहीं है, HCl2 आयन होता ही नहीं, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसके बाद आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर में रहिए। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग रिवीजन करेंगे सॉलिड और गैस। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ऑप्शन है, वो भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, स्टेबिलिटी का यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ही आंसर है, लेकिन रीजन वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बिल्कुल सही है बात आपकी, ठीक, शाबाश। देखो, थर्मो आपको अपने आप करनी पड़ेगी क्योंकि उतना समय बचेगा नहीं। स्टेट ऑफ मैटर में पहले हम नंबर 1 गैसियस की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात, मेन बात गैसियस स्टेट की। अनुसर के साथ पढ़ेंगे, आपको एकदम मजा जरूर आएगा। गैसियस स्टेट में सबसे पहला काम तो है ये है कि हम लोगों को ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये तो सब पढ़ ही लेते हैं, इनमें बहुत खास बात नहीं है। ये इक्वेशन का नाम बताइए, कौन सी इक्वेशन है? बहुत सरल जवाब है, NRT। PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन का नाम बता दीजिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बोलिए? आइडियल गैस इक्वेशन। हाथ चलाते रहिए आप लोग, इसलिए आपको एक्टिव रखने का मैंने काम किया है। आइडियल गैस इक्वेशन, एक इक्वेशन है P + A n स्क्वायर। इस इक्वेशन को बताइए, P + A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। इसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्या हुआ? तो लेट जाओ, कोई बोल, कैलपोल पी ली? ठीक, रियल गैस, ठीक, रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वैंडर वाल। वैंडर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। यहीं पर आपको ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो ये होती है कि यहाँ पर A क्या है और B क्या है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी हाथ के हाथ आप हमें बता दीजिए। A और B किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? जी बोले। A और B किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और V क्या है, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। B है रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। A की यूनिट बता दीजिए, A की यूनिट क्या होती है? लीटर स्क्वायर पर मोल -2, यही बोलेंगे, लीटर स्क्वायर पर मोल -2, और एटमॉस्फेयर भी आता है तो ATM भी लिख लेते हैं। यही होगी ना यूनिट, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल। और B की यूनिट बता दीजिए, लीटर पर मोल होती है जी। अब ये बताइए, अगर मान लेते कहीं पर Z इज इक्वल टू V रियल, ठीक है, अपॉन V आइडियल, इसके अकॉर्डिंग अगर Z की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो गैस क्या होगी, और Z इज नॉट इक्वल टू 1 है तो गैस क्या होगी? Z इज इक्वल टू 1 जी। अरे भाई मंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ईश्वर चाहेगा तो आप अगली बार टीचर होंगे और हमसे मिलने आएंगे कि सर थैंक यू, ये लीजिए मिठाई डिब्बा, मैं टीचर बन गया। Z इज इक्वल टू 1 जो है वो आइडियल के लिए है, और ये है आपका नॉन आइडियल के लिए, मतलब रियल गैस के लिए, ठीक है ना, समझ गए? अब आपके सामने ये इक्वेशन भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसको मैं आपको याद दिलाए दे रहा हूं।
नंबर 1 P और V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एक तो इसे पढ़ लीजिएगा, एक आप ये पढ़ लेना पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। एक आप पढ़ लेना पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ये इक्वेशन पढ़ लेना, ठीक है, आपको याद रहेगा। इसी के साथ साथ, ठीक है, अब आपको रिड्यूस्ड वॉल्यूम यानी कि डिफरेंट वेरिएशंस, ये वेरिएशंस हैं, समय कम बचेगा इसलिए थोड़ा सा हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली है, बिल्कुल सही, वेरिएशंस जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको बताएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम यानी कि सी टी, सी पी और सी बी, इनके रिलेशन भी जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनके रिलेशन जरूर। जैसे अगर मैं टीसी भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे टीसी बोलते हैं, इसे पीसी बोलते हैं, इसे वीसी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। अब अगर हम टीसी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 8A अपॉन, सही है, 27 आरबी, याद है। पीसी की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका डी, सॉरी ए होता है ना, डी नहीं, ए हो जाता है यहाँ पर, ए अपॉन हो जाता है आपका 27 बी स्क्वायर। चेक कर लेना आप लोग भी कि अनुसार सही बोल रहे हैं नहीं, और ये हो जाता है आपका 3b। चेक कर लीजिएगा, सही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित है ये पूछा जाए आपसे जी, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तीनों वेलोसिटी को जरूर पढ़ लेना, एक तो आरएमएस, एमपी वेलोसिटी और आपका एवरेज वेलोसिटी। इसको बोलते हैं रूट 3RT अपॉन एम, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट 2RT अपॉन एम। इसको बोलते हैं 8RT अपॉन पाई एम। याद आया कुछ? नहीं आया जी, ठीक है। बाकी आप थोड़े टर्मिनोलॉजी और भी हैं, उसको भी आप चैप्टर वाइज रिवाइज करिएगा। इसके बाद हम लोग आपको केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, ये ना रह जाए कि आपने सर टच नहीं किया। पहले मैं आपको थर्मो तो मैंने अभी पढ़ाया, याद होगा आपको। केमिकल और आयनिक बता देता हूं। थर्मो तो आपने अभी कल ही पढ़ा, परसों। तो ये हो गया आपका केमिकल एंड आयनिक, ठीक है। केमिकल और आयनिक में चलते हैं। थर्मो तो अच्छे से याद भी हो गया होगा, अभी आपने जल्दी ही पढ़ा है। देखो केमिकल में सबसे पहले तो एक रिलेशन NH3 को तोड़ा हमने N2 प्लस 3H2 में, और इसका केबन और एक N2 NH3 रिवर्सिबल हाफ N2 प्लस 3/2H2, इसकी वैल्यू K1 मान लेते हैं, इसकी K2, इनके रिलेशन को बिल्कुल करवाएंगे मंजीत, आप बेफिक्र रहिए। इसी वीक 5 तारीख से पहले आपका पेपर TGT का मस्त होगा, आप टेंशन ना लीजिए। जी बताइए, यहीं पर इनका रिलेशन क्या आएगा? इनका रिलेशन तो K1 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, K1 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 का स्क्वायर, ठीक, यही बनेगा ना। दूसरी चीज है, अगर मान लो इसी तरीके की क्वेश्चन और भी आप पढ़ लीजिएगा, इसका पलट बार भी हो सकता है। जैसे कि मान लो यहां हम दें आपको N2 प्लस 3H2 और आप यहां बनाएं 2NH3, इसी तरीके से यहां 2NH3 रिवर्सिबल N2 प्लस 3H2, इसको K1 और इसको K2
तो आप जानते हैं ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K2। ऐसे करके रिलेशन आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं, संभावित हैं। ठीक है, बहुत केमिकल। एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल में मान लीजिए, ली चैटेलियर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ली चैटेलियर में जी बताइए, अगर हमारे पास आइस है और इसे हम लोग वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वाटर में, तो इफेक्ट प्रेशर का बता दो, बस इफेक्ट ऑफ प्रेशर बता दीजिए जी। इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा मोर वाटर बनाने के लिए, मोर वाटर बनाने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक और बता दो, Kp इज इक्वल टू Kc कब आएगा, कब आएगा, जब डेल्टा n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा n की वैल्यू मोर देन 0 हो जाए, डेल्टा n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। बोलिए। जीरो हो जाए, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, जीरो हो जाए तभी ये वैल्यू बराबर आएगी, उससे पहले बराबर नहीं आएगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये बताइए कि अगर हम लोग हेंडरसन की इक्वेशन का यूज करते हैं, हेंडरसन इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, हेंडरसन इक्वेशन का अगर यूज होता है तो अगर मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ये बताइए पीएच एंड पी के ए के रिस्पेक्ट में निकालने में होता है, या पी ओ एच एंड पी के बी के रिस्पेक्ट में भी होता है, या पी एच एंड पी ओ एच दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं, या फिर यहां पर ये सभी बातें ठीक हैं, ये सभी बातें ठीक हैं। सभी ठीक है ना, बिल्कुल सही, ये सभी पॉइंट हमारे ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ये इक्वेशन सही है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, क्या ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, रॉन्ग और राइट? रॉन्ग है, वेरी गुड। तो राइट क्या होगी, राइट होगी एसिड की जगह सॉल्ट और सॉल्ट की जगह एसिड, यहां सॉल्ट लिख दें, यहां एसिड लिख दें। ठीक, अगर हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन दूसरी अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये भी सही है, ये गलत है? हाँ माइनस भी लग जाएगा, ठीक है, माइनस भी लगा सकते थे, हाँ निगेटिव बदल बदल सकते थे, जी जी, राइट है। एक बात बताओ, अगर मैं बफर की बात करता हूं, बफर सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो CH3COO Na और CH3COOH, क्या ये बफर हैं? CH3COONH4 और CH3COOH, क्या ये बफर हैं? NH4Cl प्लस NH4OH, क्या ये बफर है? आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये बफर नहीं है, नॉट बफर, ये बफर है, ये बफर नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जरूरी है आपके लिए। इसके बाद आप बताइएगा कि अगर Q इज ग्रेटर देन KSP हो,
Q इज लेस देन KSP हो और Q इक्वल टू KSP हो तो कहां प्रेसिपिटेशन होगा? पिंकी आपने पूछा वाई, क्योंकि बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच इज फाउंड बाय वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर सॉल्ट है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां प्रेसिपिटेशन कहां होगा? यहां पीपीटी बनेगा, बनेगा प्रेसिपिटेशन यहां होगा। यहां नो प्रेसिपिटेशन, नो पीपीटी फॉर्मेशन, और यहां पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ भूल मत जाना, क्योंकि ये इक्वेशन क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, संभावनाएं पूरी हैं, और क्वेश्चन ऐसे परेशान भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए एक और बता दीजिए क्वेश्चन, फिर आगे और बढ़ लेते थोड़ा सा। अगर मान लीजिए 10⁻⁻7 मोलर HCl की pH पूछी जाए, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? बोलिए। एसिडिक होगा, वेरी गुड, शाबाश। बहुत लाइट एसिडिक होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा जी। अगर 8 होता तब भी एसिडिक ही होता, तब भी एसिडिक ही होता, और ये भी एसिडिक ही होगा, लेकिन मान के चलिए बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, अगर ये वैल्यू 10⁻⁻8 मोलर भी होती तब भी ये एसिडिक ही होता, ये बात ध्यान देना है। और अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम आपसे ये कहते हैं, एक फार्मूला मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखिएगा, और ये आपसे पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मैं बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ये किसके लिए आता है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, किसके लिए है? ये किसके लिए आता है? KH, ये किसके लिए आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होना चाहिए। जो नीचे KB दिया होता है ना, उसी से पहचाना करिए। जो नीचे दिया होगा वो वीक बेस होगा, जो नीचे KB है ना, इसी से पहचानिए। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। ये जो नीचे दे रखा होता है, अगर मैं यही लिखता KW अपॉन KA इज इक्वल टू KH, तब बताइए। अब वीक एसिड हो जाता, वीक एसिड हो जाता। ध्यान दीजिए, बस यही फार्मूले में फर्क पड़ जाता है। ये वीक एसिड हो जाता और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता जी। यहीं से पहचाना करिए, ट्रिक होती है पहचानने की। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़िएगा और बहुत ही जरूरी है आपके लिए। पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लगभग आपको बता ही दी हैं। थर्मोडायनेमिक्स मैंने अभी रिवाइज ही कराई है आपको, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए टेस्ट। और कल शेड्यूल्ड है टेस्ट आपके लिए 9 PM पर, 9 बजे शेड्यूल्ड रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आए तो हेसिटेट मत होइएगा। और दूसरी चीज है ये है कि कोई भी प्रश्न आपको परेशान करे, उसके लिए आप बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। कॉमन आयन इफेक्ट की बात की, चलिए मैं बता देता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, आपने पूछा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलो कोई बात नहीं, कॉमन आयन पूछ लीजिए। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं,
तो अगर हमारे पास में कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये टूटा तो ए पॉजिटिव बनेगा और सी नेगेटिव बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ए टूटेगा तो ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी बनाया तो ये टूटेगा तो ए पॉजिटिव बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा। इसका डिसोसिएशन घट जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी पहले से कॉमन आयन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की घट जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस या decreases in the presence of strong electrolyte, ठीक, having common ion, having common ion। एक बात। दूसरी चीज, जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं तो H2S गैस जो होती है वो HCl की प्रेजेंस में पास की जाती है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन बनते हैं और Cl नेगेटिव बनते हैं। अब H2S को पास किया तो ये H बने और यहाँ S माइनस माइनस, तो देखा अरे H तो पहले से प्रेजेंट है, तो रिएक्शन बैक हो जाएगी, तो लेस अमाउंट में बनेगा, ये लेस बनेगा। तो जब ये लेस बनेगा तो सल्फाइड भी लेस बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिग्री इसकी डिसोसिएशन कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बाप को देखते ही बेटा खड़ा भाग खड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात आप ध्यान देना। ऐसे ही मान लो आपके पास में NH4Cl आपने डाला, NH4Cl डाला, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब NH4 पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन। और अगर इसमें आपने NH4OH डाला तो फिर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉमन आयन यहाँ पर दिखेगा और कॉमन आयन की वजह से ये रिएक्शन बैक मार जाएगी और ये यहाँ पर नंबर आपको लेस मिलेगा, लेस मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पढ़िए, मेहनत करिए और कल दीजिए टेस्ट। हम देखते हैं आपका रिजल्ट कैसा रहता है, बेहतर रहता है नहीं रहता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छा रिजल्ट प्रदर्शित करेंगे कल रात के 9 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।